नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड LT 2024 की हमारी विशेष सीरीज आपको मदद कर रही होगी। इसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चलाई है। यूनिट 1 के बाद दोस्तों यूनिट 2 को लेकर भी हमने विशेष सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज है दोस्तों क्लास नंबर 4। इससे पहली वाली क्लास में दोस्तों हमने पर्सनैलिटी के बारे में जाना था। पर्सनैलिटी की दोस्तों टाइप थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों पर्सनैलिटी की एक और नई थ्योरी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ट्रेट थ्योरी। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका के बारे में जानेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व मापन की विधियां और व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। इससे प्रीवियस क्लास भी उतनी इंपॉर्टेंट थी, उससे भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। क्लास को पूरा देखना, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, जहां पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शील गुण सिद्धांत के बारे में, यानी कि ट्रेट थ्योरी के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ी थी टाइप थ्योरी, प्रकार सिद्धांत, जहां पर हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा टाइप थ्योरी के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा था। वो क्लास जरूर देख लेना, आपकी काफी मदद आएगी। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे ट्रेट थ्योरी, यानी कि ट्रेट थ्योरी के आधार पर दोस्तों व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। सील गुण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वो होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, यानी कि सील गुण के आधार पर ही दोस्तों हम यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सीखेंगे। तो देखिए, जो सील गुण सिद्धांत, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो टाइप थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के सील गुणों से ठीक वैसी बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है। यानी कि यहाँ पर पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको कौन बनाता है दोस्तों? वो बनाता है सील गुण, यानी कि ट्रेट को इंपॉर्टेंस दी गई। यानी कि ट्रेट आपका क्या है दोस्तों? बेसिक है। यानी कि ट्रेट आपका क्या है? बेसिक है, जिसकी मदद से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ व्यवहार हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे कि सतर्क, सक्रिय, मंदित। ये दोस्तों आपके कुछ व्यवहार हैं जिनके सहारे मानव व्यवहार का वर्णन होता है। लेकिन दोस्तों ये सील गुण तभी कहलाएंगे जब इनमें कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यानी कि इनमें हर परिस्थिति में किसी व्यक्तित्व को इसी व्यवहार को दिखाए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें स्थायित्व का भाव भी होना चाहिए, यानी कि ये परमानेंट भी होना चाहिए कुछ समय तक। जैसे कोई व्यक्ति है, वो ईमानदारी का व्यवहार हर परिस्थिति में दिखाता है, तो हम कहेंगे कि यस, इसमें ईमानदारी नामक का शील गुण है। लेकिन वो कुछ परिस्थिति में अगर ईमानदारी दिखाता है, कुछ परिस्थिति में ईमानदारी नहीं दिखाता है, तो फिर वो उसका सील गुण नहीं, वो उसकी आदत कहलाता है, यानी कि हैबिट्स कहलाता है। यानी कि अगर कंसिस्टेंसी किसी व्यवहार की ज़्यादा है तो फिर वो सील गुण है, अगर वो कम कंसिस्टेंस है तो फिर वो उसकी आदत है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें स्थायित्व भी होना चाहिए, यानी कि ये लंबे समय तक भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में 1 महीने तक ईमानदारी का गुण दिखाता है तो भी वो उसका सील गुण नहीं कहलाएगा। तो कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ परमानेंसी भी आवश्यक है। सील गुण एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से संगत ढंग से तथा सापेक्ष रूप से स्थायी ढंग से भिन्न होता है। ट्रेट इज अ कैरेक्टर ड्यू टू विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अ कंसिस्टेंट एंड रिलेटिवली परमानेंट मैनर। यानी कि ट्रेट के आधार पर दोस्तों आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के किसी प्रकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न सील गुणों के द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद रहता है। यहाँ पर शील गुण सिद्धांत पर जो महत्वपूर्ण रिसर्च करी वो थे आलपोर्ट, और आलपोर्ट के द्वारा ही दोस्तों जो सिद्धांत दिया गया इसको सील गुण सिद्धांत कहा जाता है, आलपोर्ट का। तो आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों जो कैटल हैं उनके जो सिद्धांत है उनके बारे में जानेंगे। तो आलपोर्ट का जो सील गुण सिद्धांत है, इसके अनुसार मुख्यतः सील गुण को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है सामान्य सील गुण, यानी कि जनरल ट्रेट। जनरल ट्रेट वो ट्रेट होते हैं या वैसे सील गुण होते हैं
जो समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। अब समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में अगर ये पाया जाएगा तो इसके आधार पर आप विभिन्न लोगों की तुलना कर सकते हैं, यानी कि एक ट्रेट के आधार पर आप विभिन्न लोगों की आपस में, समाज और संस्कृति के विभिन्न लोगों की आपस में तुलना कर सकते हैं। जैसे कि प्रभुत्व। प्रभुत्व दोस्तों क्या है? एक सामान्य शील गुण है। तो प्रभुत्व के आधार पर आप समाज के विभिन्न लोगों की आपस में तुलना कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, प्रभुत्व की माप पर जब मोहन का शील गुण 70वीं परसेंटाइल पर है तो इसका मतलब हुआ कि 70% व्यक्तियों में प्रभुत्व का गुण मोहन की तुलना में कम है। यानी कि आप कई सारे व्यक्तियों की आपस में तुलना कर रहे हैं प्रभुत्व के आधार पर मोहन से। इस तरह से आप सामान्य शील गुण को समझें। इसके बाद आता है व्यक्तिगत शील गुण या फिर पर्सनल ट्रेट। इसको बेसिकली हम पर्सनल टेंडेंसी या फिर पर्सनल डिस्पोजिशन के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो व्यक्तिगत शील गुण क्या है? ये वैसा शील गुण है जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होता है, यानी कि समाज के सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाएगा। इसको हम व्यक्तिगत शील गुण बोलेंगे। तो ये शील गुण ऐसे होंगे जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के शील गुणों को आपस में तुलनात्मक रूप से अध्ययन उनका कर पाएंगे। तो जैसे कि हम कहते हैं श्याम सक्रिय कम है परंतु निष्क्रिय ज्यादा है, तो यहां पर श्याम के सक्रिय और निष्क्रिय दोनों की आपस में तुलना की जा रही है और इसके आधार पर श्याम के व्यक्तित्व का पता लगाया जा रहा है। तो यह एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति का उदाहरण है। अब व्यक्तिगत प्रवृत्ति दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर आलपोर्ट ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया। उन्होंने माना कि जो व्यक्तिगत शील गुण है वो सामान्य शील गुण की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व को ज्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। इन्होंने माना कि 18,000 तकरीबन व्यक्तित्व शील गुण है और 18,000 में से अधिकतर क्या होते हैं? व्यक्तित्व की परिधि में रहते हैं, यानी कि पेरिफेरी में रहते हैं, बाहर से दिखते हैं। और कई सारे क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं, जिनको कि आसान नहीं होता समझना। तो इसके आधार पर ही व्यक्तिगत जो शील गुण है उनको फर्दर दोस्तों क्लासिफाई किया गया है आलपोर्ट के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो व्यक्तिगत प्रवृत्ति और जो सामान्य शील गुण है इसमें क्या अंतर है। उसके बाद फिर हम व्यक्तिगत प्रवृत्ति को फाइनली आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य शील गुण समाज के अधिकतर व्यक्तियों में पाया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रवृत्ति समाज के व्यक्ति विशेष में ही पाई जाती है। सामान्य शील गुण के आधार पर कई व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रवृत्ति के आधार पर एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न शील गुणों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है। अब आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पर्सनल डिस्पोजिशन है उसको 3 भागों में फर्दर क्लासिफाई किया आलपोर्ट ने। सबसे पहले हम जानेंगे कार्डिनल प्रवृत्ति के बारे में। ये एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति है दोस्तों, उसके अंतर्गत आती है कार्डिनल प्रवृत्ति। अब कार्डिनल प्रवृत्ति दोस्तों एक इस तरह का शील गुण है, ये इतना प्रमुख या फिर प्रबल गुण होता है जिसको आप आसानी से छुपा नहीं सकते, और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस तरह की कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि कार्डिनल प्रवृत्ति हर किसी व्यक्ति में भी नहीं पाई जाती, लेकिन जिसमें पाई जाएगी तो उसमें गुण इतना प्रबल होगा, इतना प्रमुख होगा कि उसको आप छिपा नहीं पाएंगे और उस व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या इस कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से कर पाएंगे। जैसे महात्मा गांधी की कार्डिनल प्रवृत्ति क्या थी? शांति और अहिंसा। इस शांति और अहिंसा के बल में पूरे विश्व भर में वो दोस्तों प्रसिद्ध हुए। तो ये कार्डिनल प्रवृत्ति है उनकी, यानी कि शांति और अहिंसा उनकी कार्डिनल प्रवृत्ति नामक शील गुण है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और इसी से ही दोस्तों हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियां या गुण होते हैं जिनके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय होता है, जैसे कि सामाजिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सैडनेस, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं? सेंट्रल डिस्पोजिशन के उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है गौण प्रवृत्ति, यानी कि सेकेंडरी डिस्पोजिशन। गौण प्रवृत्ति वैसे गुण होंगे जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण है, यानी कि इन गुणों के आधार पर आप किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकते। ये कम रिलेवेंट होते हैं, लेस मीनिंगफुल होते हैं और कम स्पष्ट होते हैं, जैसे कि खाने की आदत, हेयर स्टाइल, पहनावा। अब पहले क्या था कि हेयर स्टाइल, पहनावा इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पर्सनैलिटी
परसोना शब्द से बना है जिसका अर्थ नकाब होता है, यानी कि जिसकी बाहरी वेशभूषा के आधार पर ही पहले पर्सनैलिटी को वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन अब इसको गौण प्रवृत्ति माना गया है सील गुण के आधार पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कैटल के बारे में। कैटल का सील गुण सिद्धांत या कैटल का इसमें क्या योगदान रहा है। देखिए अल्पोर्ट है, अल्पोर्ट के द्वारा हमने जैसे बताया कि 18,000 सील गुण दिए गए थे। उसके बाद जो कैटल आए, कैटल ने क्या किया, इसमें से 4,500 सील गुणों को चुना। अब इस 4,500 सील गुणों में से काफी सारे सील गुण एक जैसे थे, उनकी संख्या इन्होंने 200 कर दी, जो कि सिनोनिम्स टाइप के थे, समानार्थी टाइप के थे। उसके बाद इन्होंने सांख्यिकी विधि लगाई इसमें और इसके बाद सील गुणों की संख्या 35 कर दी। तो सील गुण जो है कैटल के अनुसार 35 है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए सील गुण सिद्धांत में अल्पोर्ट के बाद कैटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और कैटल ने यहाँ पर जो सील गुण है उनको 2 भागों में डिवाइड किया। एक उन्होंने बोला सतही सील गुण और दूसरा बोला मूल सील गुण, यानी कि सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। अब सबसे पहले जानेंगे सतही सील गुण। जैसे कि नाम से पता लग रहा, सतही सील गुण क्या होगा, जो व्यक्ति की ऊपरी परिधि या परिधि पे होते हैं, ऊपरी सतह पे होते हैं। अब ये सतह में होते हैं तो आसानी से दिख जाएंगे, इनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाएगी, अभिव्यक्ति करेगा आदमी इसको डेली टू डेली। यानी कि इस तरह के सील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं और इसकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि संबंधित सील गुण के बारे में व्यक्ति में कोई दो मत हो ही नहीं सकता। इसमें आपकी प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठता, ये सभी दोस्तों आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का जो सील गुण होता है ये व्यक्तित्व की परिधि पर होता है और ऐसे सील गुण व्यक्ति के द्वारा आसानी से अभिव्यक्त किए जाते हैं। ठीक, तो प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठता, ये सतही सील गुण के उदाहरण हैं। इसके बाद अगले आते हैं दोस्तों मूल सील गुण। अब मूल जो सील गुण होते हैं यानी कि जो बेसिक ट्रेट्स होते हैं, ये किसी के व्यक्तित्व की इंपॉर्टेंट संरचना है। इनकी संख्या सतही सील गुण की अपेक्षा कम होती है और जो मूल सील गुण होते हैं सतही सील गुण के समान व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के अंतःक्रिया में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूल सील गुण है उनकी अभिव्यक्ति सतही सील गुण के साथ ही हो पाती है या उनके माध्यम से हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सामुदायिकता, निस्वार्थ, हास्य, ये तीनों के दिनों क्या है दोस्तों, सरफेस ट्रेट है। अब इन तीनों को साथ मिलाने पर एक नया मूल शील गुण बनता है जिसे मित्रता की संज्ञा दी जाती है। तो मूल सील गुण है, इनकी अभिव्यक्ति सतही सील गुणों के रूप में होती है और कैटल ने सतही सील गुण को सील गुण सूचक भी कहा है, यानी कि इसको ट्रेट इंडिकेटर भी बोला है। इसके अलावा कैटल ने माना कि 23 मूल सील गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 12 मूल सील गुण ऐसे हैं जो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इन 23 में से 16 को कैटल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया और इसके मापने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की प्रश्नावली तैयार करी जिसको कि 16 PF क्वेश्चनायर के नाम से जाना जाता है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर। तो इसका आविष्कार कैटल के द्वारा दोस्तों किया गया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक के बारे में, यानी कि वे कारक जिनके आधार पर व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य कुछ वैसे कारकों से होता है जिनमें व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के कारकों को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो कि व्यक्ति के आनुवांशिकता या फिर जैविक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, इसको हम जैविक कारक बोलते हैं। यानी कि जो जैविक कारक है उनके बारे में हम दोस्तों जानेंगे जिससे किसी व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है और फिर उसका अल्टीमेटली व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के एनवायरनमेंट से होता है, यानी कि वातावरण से। जन्म के बाद जैसे वो
अपने समाज के संपर्क में आता है, माता पिता के संपर्क में आता है, तो वे भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे जैविक कारक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, या फिर आनुवांशिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं। सबसे पहले देखिए शारीरिक संरचना और शारीरिक स्वास्थ्य। सबसे पहले फिजिक्स और जो उसकी फिजिकल हेल्थ है, ये दोस्तों आपका एक और इंपॉर्टेंट जैविक कारक है जिससे किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। अब देखा होगा दोस्तों कि आपने कोई व्यक्ति है, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि अगर उसका शरीर काफ़ी अच्छा है, सुडौल काय है, तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। और जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, अगर किसी के माता पिता नाटे हैं तो बच्चे भी नाटे होते हैं, किसी के माता पिता अगर गोरे हैं तो वो भी गोरे होते हैं, माता पिता सांवले हैं तो वो भी सांवले होते हैं। तो जैविक कारक, आनुवांशिक कारक, शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, ये आपके व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व को भी साथ साथ प्रभावित करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है शारीरिक रसायन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। आपने देखा होगा कि कभी हम बहुत सक्रिय होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हम निष्क्रिय हो जाते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी मंदित फील करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और ये आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इनसे निकलने वाला जो स्त्राव होता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, और ये हार्मोन्स हमारे खून में मिलते हैं और ये हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में दोस्तों लिखा है हमने यहाँ पर, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अलावा एड्रीनल ग्रंथि, ये हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। इनसे भी हार्मोन्स निकलते रहते हैं जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है। कंठ ग्रंथि, यानी कि आपकी थायराइड ग्लैंड, इसका जो स्थान होगा वो कहाँ पर होगा? कंठ के पास होगा। उपकंठ ग्रंथि, यानी कि जो आपकी कंठ ग्रंथि के बगल में होती है, ठीक है। इससे भी हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसके अलावा पेंक्रियाज ग्रंथि, ये हमारे आमाशय के ऊपर होती है, स्टमक के, तो इससे लगातार हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसके अलावा यौन ग्रंथि, तो ये सभी दोस्तों आपकी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिससे कि व्यक्तित्व निर्धारित होता है। ये जैविक कारक या आनुवांशिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दोस्तों जैविक कारक या आनुवांशिक कारक है, उसका नाम है स्नायुमंडल या फिर आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी दोस्तों आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है और ये भी दोस्तों आपका क्या एक जैविक कारक है, जिसका नर्वस सिस्टम जितना अधिक डेवलप या जितना अधिक कॉम्प्लेक्स होगा उसकी बुद्धि दोस्तों क्या होगी? उतनी अधिक होगी। वो हर परिस्थिति में समायोजन करने की क्षमता भी उसमें अधिक होगी और उसकी जो मनोवृत्ति है वो भी अनुकूल होगी या कि फेवरेबल होगी या फिर बेसिकली पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझना है कि ये सभी के सभी फैक्टर क्या करते हैं? व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर की मदद से हमने जो सभी ग्रंथियां हैं वो कहां कहां पर पाई जाती हैं उनको फिगर के माध्यम से बताया है। इसके बाद दोस्तों हम अगली बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में, यानी कि पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में दोस्तों आपके सोशल फैक्टर आते हैं, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर, और इसके अलावा आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सभी आते हैं जो कि जन्म के बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म के बाद जिस पर्यावरण के संपर्क में आता है तो वो उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व को वो प्रभावित करता है, उसके विकास को वो प्रभावित करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कारक की। सामाजिक कारक में सबसे पहले माता पिता। तो माता पिता किसी भी व्यक्ति के या बच्चे के विकास को हमेशा से प्रभावित करते हुए आए हैं। उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और उसी से उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इसके अलावा परिवार के संबंध, सदस्यों का आपसी संबंध, तो परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपसी संबंध कैसा है उस पर भी दोस्तों यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जन्म क्रम, यानी कि बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्थ ऑर्डर भी यहाँ पर देखा गया है जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जन्म ऑर्डर का दोस्तों सिंपल सा अर्थ ये है कि आपका जन्म कब हुआ।
आप पहले बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं या अंतिम बच्चे हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर देखा है कि बच्चों का जो ऑर्डर होता है बर्थ का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चा अंतिम में पैदा हुआ तो उसमें हीन भावना आती है, या बच्चा जो अकेला है, कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा अकेला है, तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर फैक्टर दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल का प्रभाव पड़ता है। स्कूल से भी दोस्तों आपको काफ़ी सारे सील गुण देखने को मिलते हैं। आपका नेबरहुड कैसा है, पास पड़ोस, इस सभी का दोस्तों प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये दोस्तों ये सभी के सभी आपके सामाजिक कारक हैं जो कि आपके व्यक्तित्व को दोस्तों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके सांस्कृतिक कारक हैं, जिस सांस्कृतिक अर्थ क्या है दोस्तों, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके क्या करते हैं, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके आर्थिक कारक भी आते हैं जो कि आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्यक्तित्व की माप की, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि आपने किसी व्यक्ति के सील गुणों के बारे में पता लगाना है कि वे संगठित हैं या फिर असंगठित हैं। अगर वे संगठित होंगे तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सामान्य है, अगर वो असंगठित है इसका मतलब उसका व्यक्तित्व असामान्य है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की बहुत सी विधियों या फिर परीक्षणों का प्रतिपादन किया है, और इनको हम 3 भागों में दोस्तों बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे व्यक्तित्व आविष्कारिका के बारे में, यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। ये काफ़ी विधि प्रचलित है, बहुत पहले से दोस्तों चली आती है। इसमें जनरली आपके सामने क्या होती है, एक क्वेश्चन आयर टाइप की दोस्तों होती है, जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न का उत्तर आपको प्रायः हाँ या नहीं, सही या गलत में आपको देना होता है, और इससे आपके व्यक्तित्व का पता लगता है। सबसे पहले दोस्तों हम जो व्यक्तित्व आविष्कारिका है उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी व्यक्तित्व आविष्कारिका है। देखिए जो व्यक्तित्व आविष्कारिका है इसको आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका भी बोला जाता है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, क्योंकि आपको क्या करना होता है, आंसर इसमें देने होते हैं। इसको मनोमिति परीक्षण भी बोलते हैं, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इसको बोलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको पेपर पेंसिल परीक्षण भी बोलते हैं, यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट। तो व्यक्तित्व आविष्कारिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं एक बार जरा सा देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, MMPI। तो MMPI दोस्तों इसको हतावे और मैकनिले ने इसको 1940 में इसका आविष्कार दोस्तों किया था, और इसमें दोस्तों 550 एकांश है, वन लाइनर टाइप के, और इसमें 3 उत्तर दिए रहते हैं, ट्रू फॉल्स कैन नॉट से। आपको क्या होता है कि ये क्वेश्चन पकड़ा दिया जाता है, आप इसके आंसर देते हैं और उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व को निर्धारित किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, MMPI 1 के नाम से दोस्तों हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पुराना वाला है। फिर MMPI 2 आएगा जो कि हाल में ही कुछ समय पहले दोस्तों बना था, मतलब कुछ समय उसके बाद जो आया वो MMPI 2 आया। तो दोस्तों इसको हैथावे और मैकनिले ने इसको बनाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1940 में। 550 प्रश्न है, ठीक है। सो MMPI का एक विकसित रूप बुचर, डॉलस्ट्रोम, ग्राहम, टेलीगन और केमर के द्वारा तैयार किया गया। इसमें 567 एकांश है जिनका उत्तर सही या गलत में है। इसको MMPI 2 कहा गया। फिर इसके बाद फिर एडल्ट के लिए भी MMPI बनाया गया, जिसको कि MMPI A बोला गया, यानी कि MMPI एडल्ट नाम से जाना गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला है बेल समायोजन आविष्कारिका। अब बेल है, इनके द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर समायोजन से संबंधित प्रश्न दोस्तों रखे गए। तो इसको इस आविष्कारिका का निर्माण बेल ने 1933 में किया। तो ये भी दोस्तों आपकी क्या है, व्यक्तित्व आविष्कारिका है, यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज है, और बेसिकली इसके आधार पर भी पर्सनैलिटी का आप आकलन कर पाते हैं, ठीक है। इसमें 140 प्रश्न होते हैं और बेल के द्वारा इसको तैयार किया गया। इसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, और इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने कारक विश्लेषण के आधार पर किया था। और इस प्रश्नावली में कई फॉर्म होते हैं जिनके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के 16 सील गुणों को मापा जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को मेजर किया जाता है, 16 सील गुणों को यहाँ पर मेजर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों व्यक्तित्व मापन की हम बात करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की जो दूसरी विधि है उसका नाम है प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण विधि दोस्तों क्या है, यहाँ पर से भी व्यक्तित्व की माप आपकी परोक्ष रूप से हो पाती है। देखिए जो प्रक्षेपण विधि है या प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात करें, यहाँ पर आप डायरेक्ट तरीके से आप पर्सनैलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इसमें व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट
अनऑर्गेनाइज उद्दीपक या फिर सिचुएशन को प्रेजेंट किया जाता है और इनके प्रति जो व्यक्ति है उसके रिस्पॉन्स उसको नोट किया जाता है और इन रिस्पॉन्स के सहारे ही व्यक्ति के अचेतन रूप में अपनी इच्छाओं, त्रुटियों और मानसिक संघर्षों को प्रक्षेपित करता है व्यक्ति और उसके बारे में आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसका फिर आप आकलन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट तरीके से तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट, असंगठित उद्दीपक या फिर सिचुएशन रखी जाएंगी और फिर उसके प्रति वो अनुक्रिया करेगा और इससे आप व्यक्ति के अचेतन रूप में या अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं, त्रुटियों और मानसिक संघर्षों के बारे में जान पाएंगे। प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है शब्द सहचर्य प्रशिक्षण यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ल्ड एसोसिएशन से ही जैसे नाम पता लग रहा है, इसमें दोस्तों क्या होगा कि एक एक करके आपके सामने क्या होंगे, बोल बोल के कुछ शब्द रखे जाएंगे और व्यक्ति को बोला जाएगा कि शब्द सुनने के बाद उसके मन में जो पहला शब्द है उसको बताना है। इसलिए इसको शब्द सहचर्य परीक्षण बोला जाता है। व्यक्तित्व मापन के रूप में इस परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले फ्रायड ने और फिर उसके बाद युंग जो कि उसके शिष्य थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट इसको बोला जाता है। तो मतलब कि आपके सामने एक एक करके वर्ल्ड बोले जाएंगे एंड देन उसके बाद आपने उन शब्दों को सुनकर आपके मन में जो पहला शब्द है उसको बताना होगा। इसके बाद जो शब्द साहचर्य परीक्षण है इसको फिर आगे जाके भी डेवलप किया गया। अमेरिका में कांट थे, रोजेनफ ने 1910 में और रैपापोर्ट ने 1946 में अन्य दोस्तों आपके वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट का निर्माण किया जिसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। खासकर जो साधारण मानसिक रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर दोस्तों जो अगला टेस्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट है, उसका नाम है रोशाक परीक्षण, जिसको कि हरमन रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट भी दोस्तों बोलते हैं। और ये जो प्रशिक्षण है वो स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोशाक ने 1921 में दोस्तों इस प्रक्षेपण को बनाया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक, ये प्रोजेक्शन टेस्ट का। इसमें आपके 10 दोस्तों कार्ड होते हैं जिसमें आपके स्याही के धब्बे के समान चित्र होते हैं। 5 कार्ड पर दोस्तों आपके स्याही के धब्बे पूरी तरह ब्लैक और व्हाइट होते हैं और जबकि 5 कार्ड में जो स्याही के धब्बे होते हैं उनमें रंगों की आकृति होती है, मतलब कि उसमें रंग होते हैं प्रिंटेड इन कलर। ठीक है, एक एक करके जिसका भी आपको व्यक्तित्व मेजर करना होता है जिस व्यक्ति का, उसको एक कार्ड दिखाए जाते हैं, उल्टा सुल्टा करके वो देख सकता है और उसके मन में उन चित्रों को देखकर जो भी आता है उसको बताना होता है और फिर उसकी जो रिस्पॉन्स है उनके आधार पर आप उनको लिख लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर फिर आप उसके व्यक्तित्व का पता लगाएंगे। इसको क्या बुलाता है, हरमन रोशा परीक्षण। तो ये आपकी क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नमूना दोस्तों आपको दिया गया है, एक सैंपल कार्ड रोशाक टेस्ट का, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारे टेस्ट हैं जो कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका आता है TAT, जिसको कि हम थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिसको हम विषय आत्मबोधन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसको मरे ने इसका दोस्तों निर्माण किया था, उसके बाद फिर मॉर्गन ने इसमें संशोधन किया था। तो 1935 में इसको मरे ने किया, 1938 में इसमें संशोधन किया मॉर्गन ने। तो मॉर्गन एंड मुरे ये दोस्तों इसके आविष्कारक हैं। इसमें भी दोस्तों क्या होते हैं कि अलग अलग उद्दीपक दोस्तों यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इसमें कुल मिला के 31 कार्ड होते हैं और 31 कार्ड में 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, एक कार्ड सादा होता है। फिर एक एक करके दोस्तों इसमें क्या होते हैं, कार्ड दिखाए जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का परीक्षण है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होगा, जो उद्दीपक होगा वो थोड़ा सा स्पष्ट होगा। जैसे हरमन रोशा में जो उद्दीपक होता है यानी कि जो कार्ड होता है वो स्पष्ट नहीं होता, यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्या होता है, स्पष्ट होता है। परिस्थिति भी क्या होती है, तुलनात्मक रूप से वो यहाँ पर क्या होता है, स्पष्ट होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, TAT, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो होता है जनरली दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा बड़े बालकों के लिए होता है। ठीक है, अब 3 से 10 वर्ष की जो उम्र है उनके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी TAT परीक्षण बनाया गया है, जिसको कि हम CAT बोलते हैं, यानी कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट के नाम से उसको जाना जाता है। इसको बेलाक ने डिजाइन किया था। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो बेलाक है, बेलाक ने इसको थोड़ा सा क्या किया था,
बनाया था। तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। तो 3 से 10 साल तक की उम्र के बालकों के लिए इसको बनाया गया है। जबकि हम बात करते हैं जो आपका टीएटी की, तो टीएटी आपके 10 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि वाक्य पूर्ति परीक्षण आता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें जनरली क्या होता है कि आपको एक आधा वाक्य दे दिया जाएगा, फिर उसको आगे को पूरा करने को दिया जाएगा। तो ये भी आपका क्या आता है दोस्तों, प्रोजेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम दोस्तों बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि नेक्स्ट व्यक्तित्व मापन की विधि। प्रेक्षण विधियां बेसिकली क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसमें जनरली होगा क्या कि जो भी ऑब्जर्वर है उसके सामने व्यक्ति या छात्र को रखा जाएगा, वो उसकी जो एक्टिविटीज है उसका ध्यान पूर्वक दोस्तों क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। किसी भी परिस्थिति में नियंत्रित परिस्थिति हो सकती है, वास्तविक परिस्थिति हो सकती है, और फिर उसका दोस्तों क्या करेगा, लेखा जोखा बनाएगा, उनका विश्लेषण करेगा और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करेगा। अब प्रेक्षण विधियों में जो एटकिंसन, हिलगार्ड और स्मिथ के अनुसार प्रेक्षण विधि मूलतः 2 तरह की यहाँ पर उपविधियां हैं। इसमें एक होती है दोस्तों रेटिंग मापनी, एक होती है साक्षात्कार। यानी कि ऑब्जर्वेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेटिंग मापनी के आधार पर और एक साक्षात्कार के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रेटिंग स्केल के आधार पर। रेटिंग स्केल क्या होता है, जिसके सहारे आप व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में लिए गए निर्णयों को कुछ श्रेणियों में या रिकॉर्ड में किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हैं, रेटिंग स्केल पर आप व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में निर्णय को आप क्रमबद्ध यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो जैसे गिलफोर्ड है, फ्रीमैन है, इन्होंने कई तरह की रेटिंग मापनी का निर्माण व्यक्तित्व मापने के लिए किया गया और आज भी इनका प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली आती है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व मापन में काफी ज्यादा दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो साक्षात्कार में होता है क्या है कि जो भेंट करता है उस व्यक्ति के आमने सामने की परिस्थिति में कुछ वैसे प्रश्नों को पूछकर उसके बारे में की गई प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करता है। या बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या होता है, जो सामने जिसका इंटरव्यू लेना है वो उससे कुछ प्रश्न पूछता है और उस प्रश्नों को पूछकर जो उस व्यक्ति के द्वारा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसका वो ऑब्जर्वेशन करेगा और उसके आधार पर ही वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करता है। ये बेसिक सी मेथड है। अब साक्षात्कार भी दोस्तों आपका 2 तरह का होता है। ये एक होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित, यानी कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। संगठित का अर्थ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो साक्षात्कार करता होगा यानी कि इंटरव्यूअर होगा वो पहले से ही प्रश्नों को बना लेगा एक सूची में, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक तरीके से उनको डिजाइन कर लेगा और एक एक करके जो सामने जिसका इंटरव्यू लेना है उससे वो प्रश्न पूछता चला जाएगा। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। एक होगा असंगठित साक्षात्कार। इसमें क्या होगा, पहले से प्रश्न निर्धारित नहीं होंगे, रेंडमली जो साक्षात्कार करता होगा वो लगातार प्रश्न पूछता चला जाएगा और फिर उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का आकलन करेगा। लेकिन संगठित साक्षात्कार दोस्तों क्या होता है, ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है कि निश्चित सूची या प्रश्नों की बना लेती है, उसको निश्चित क्रम के आधार पर आप सामने प्रस्तुत करते जाते हैं और फिर उसके जो रिस्पॉन्स है उसको ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपकी व्यक्तित्व माप की महत्वपूर्ण दोस्तों विधियां। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका के बारे में। देखिए, किसी बच्चे के व्यक्ति के विकास में टीचरों की क्या क्या भूमिका हो सकती है इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो देखिए, शिक्षक अपने शैक्षणिक कौशल के अलावा एक छात्र के व्यक्तित्व को आकार देने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेरणा स्रोत यानी कि रोल मॉडल, यानी कि जो शिक्षक है वो छात्रों के लिए दोस्तों एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। अब जब एक शिक्षक है वो खुद ही सम्मान, जिम्मेदारी, ईमानदारी, दयालुता जैसे गुणों का प्रदर्शन करेगा तो फिर जो छात्र हैं वो भी इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसका मतलब है कि शिक्षक को एज ए रोल मॉडल आगे से काम करना होगा और उनको इन गुणों का प्रदर्शन करना होगा जिससे कि जो छात्र हैं इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित हों। इसके अलावा आत्मविश्वास का निर्माण, शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों को प्रोत्साहन दे, उनको रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें जिससे कि जो छात्र हैं उनका आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि जो छात्र है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है
तो फिर उसका शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उत्कृष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, उनको प्रोत्साहन देना है, उनको रचनात्मक फीडबैक देना है और उनकी उपलब्धियों को पहचान कर उनकी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करनी है। इसके अलावा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो शिक्षक है वो छात्रों को प्रश्न पूछने, जानकारी का विश्लेषण करने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे कि उसमें आलोचनात्मक सोच प्रोत्साहित होगी। ये कौशल केवल शैक्षणिक सफलता के लिए नहीं बल्कि जीवन में सोच समझकर निर्णय लेने के लिए भी आवश्यक होता है। तो आप उनको एनकरेज कर सकते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। इससे वे आगे जाके भावी जीवन में भी सफल होंगे और व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसके अलावा क्रिएटिविटी को भी दोस्तों क्या करना है, बढ़ाना है। यानी कि शिक्षक एक प्रेरक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जिसमें रचनात्मकता होगी, जिसमें नवाचार होगा और उसको वो इंकरेज कर सकते हैं। और रचनात्मक गतिविधियों और परियोजनाओं को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे कि जो छात्र हैं वो अपनी समस्याओं को सुलझा सकें, रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो लीक से हटकर सोचने में भी मदद कर सकते हैं शिक्षक। इसके अलावा संचार कौशल विकसित करना, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए कक्षा चर्चाएं, प्रस्तुतियां, समूह परियोजनाएं, इनको दोस्तों प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे कि उनमें संचार कौशल को विकसित होने में मदद मिल सके। इसके अलावा भावात्मक बुद्धिमत्ता सिखाना, यानी कि टीचिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें आत्म जागरूकता आती है, आत्म नियमन आता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, सहानुभूति, सामाजिक कौशल, ये सभी कौशल दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं और ये शिक्षा और जीवन दोनों की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो शिक्षक क्या कर सकता है, इन मॉडलों का या इन कौशलों का प्रदर्शन कर सकता है और ये जो छात्र है उनको भी इस राह में प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो जिससे कि छात्रों की भावात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मूल्यों को स्थापित करना, यानी कि जो शिक्षक है वो छात्रों में मूल्यों को स्थापित कर सकता है, यानी कि मूल्यों को सिखा सकता है, जैसे कि ईमानदारी, अखंडता, सम्मान, सहानुभूति जैसे मूल्यों को सिखाकर छात्रों को नैतिक दिशा में मजबूत कर सकते हैं या कि उनका नैतिक उत्थान कर सकते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम में भी नैतिकता और मूल्यों के बारे में चर्चाओं को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों समर्थन प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट। शिक्षक क्या कर सकते हैं, खासकर जब चुनौतीपूर्ण समय होता है वहां पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, छात्रों को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, और एक सुरक्षित और सहायक कक्षा वातावरण बना सकते हैं, जिससे कि शिक्षक छात्रों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और जरूरत पड़ने पे जो मदद मांगने हैं उसमें सहज महसूस करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो छात्र हैं वो अपनी चिंताओं को शिक्षक से मदद के सामने नहीं कर पाते, मतलब फील नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जरूरत पड़ने पर मदद नहीं मांगते क्योंकि वो टीचर से डरते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें उनको कंफर्टेबल बनाना है ताकि वो आसानी से आपसे मदद मांग सके। तो बेसिकली उनको आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है। ना केवल आप शैक्षणिक सामग्री बल्कि व्यक्तिगत विकास के इन महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान केंद्रित करके शिक्षक छात्रों को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल और केवल आपको एकेडमिक कंटेंट ही नहीं देना है, आप उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप सिग्निफिकेंट रोल प्ले यहाँ पर कर सकते हैं। आपको सपोर्ट करना है, भावात्मक रूप से भी सपोर्ट करना है, मोरल भी उनको आपने अच्छे से सपोर्ट करना है। तो ये थी दोस्तों आपके व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम में मदद करेगा। ना सिर्फ एलटी और भी कई सारे एग्जाम आएंगे, उत्तराखंड प्रवक्ता भी दोस्तों आएगा, वहां पर भी दोस्तों आपको मदद करेगा। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।